हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये वीडियो है पार्टिकल फिजिक्स का 5वां पार्ट और इस बार हम समझेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने आखिर कहा क्या था। लेकिन उससे पहले मैं आंसर करूंगा उन क्वेश्चंस का जो कि पिछली वीडियो से जुड़े हुए हैं। चलो शुरू करते हैं अपना फेवरेट काम, यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने का। पहला सवाल, ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन दे मारा, प्रोटॉन दे मारा या फिर अल्फा पार्टिकल दे मारा, आखिर ये फेंके कैसे जाते हैं? पार्टिकल्स को फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी फेंक देते हैं। एक टेबल लैंप जलाओ, टेबल लैंप जलाते ही उसमें से फोटोन की बरसात शुरू हो जाएगी। ये लो जी, फेंक दिए हमने फोटोन। अब फेंकते हैं इलेक्ट्रॉन को। कैथोड रे ट्यूब को बस पावर सप्लाई दे दो, धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन फेंकना शुरू कर देगी। और अब फेंकते हैं अल्फा पार्टिकल को, तो ले आओ रेडियम को। वो नेचुरली ही अल्फा पार्टिकल को फेंक फेंक के मारता है। देखना चाहते हो? ये देखो उसकी वीडियो। रेडियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि अल्फा पार्टिकल फेंकता है। इसमें तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। अब आपको करना ही क्या है, बस इसका डायरेक्शन सेट कर दो और धड़ाधड़ फायरिंग चालू। अब आता है दूसरा सवाल, इलेक्ट्रॉन ने एटम का चक्कर लगाना कैसे शुरू किया? इसे बताने से पहले एक बात साफ साफ समझ लो, एटॉमिक लेवल पर चीजें आंखों से नहीं दिखती हैं, इसीलिए वहां चलता है एजुम्पशन। और नील बोहर ने भी वही किया था कि चीजें ऐसे हो रही होंगी या वैसे हो रही होंगी, और अपनी एजुम्पशंस को साबित करने के लिए लिया जाता है लॉजिक का सहारा। इस बात को दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, अगर नहीं करोगे तो दिमाग फट जाएगा। नील बोहर ने जो भी बातें बोली वो पूरी तरह से सही नहीं थी और उन्हें गलत प्रूव करने का पूरा क्रेडिट आप दे सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स को। एक बात मैं फिर दोहरा देता हूं, हम सिर्फ ख्याली पुलाव की बात कर रहे हैं और आप भी खुद का पका सकते हो, बस उसके पीछे लॉजिक देना पड़ेगा। तो अब सुनना बहुत ध्यान से। नील बोहर के हिसाब से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन से उसका पता पूछोगे कि बबुआ तनिक अपना पता तो बताओ, तो वो बोलेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलेंगे आपको KLMN नाम के छल्ले, बस वही मौज काटता हुआ मिलूंगा। लेकिन यही बात अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स से पूछोगे तो वह बोलेगी चुप बुड़बक, क्या बोलता है तू? इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती, बस उसकी लोकेशन की संभावना होती है कि वो कहां मिल सकता है। जैसे डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन भी पकड़ में नहीं आ सकती। दूसरा, बोहर ने बोला जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता फिरेगा तो वो ना एनर्जी देगा और ना एनर्जी लेगा। याद रखिए, अपने ही ऑर्बिट में घूमता फिरेगा तब एनर्जी की कोई सौदेबाजी नहीं होगी। और यही बात अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स से पूछोगे तो वह बोलेगी तुम अपना कीर्तन चालू रखो, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है रे बाबा। लेकिन यहाँ खड़े हो गए कई सवाल और इन्हें सुनना बहुत ध्यान से। इलेक्ट्रॉन ने ऑर्बिट में चलना शुरू कैसे किया और लगातार चलते रहने के लिए उसे एनर्जी कहां से मिल रही थी? दूसरा, एक्सेलरेटेड मोशन में होते हुए भी उसकी एनर्जी कम क्यों नहीं हो रही थी? तीसरा, ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने पर भी एटम स्टेबल कैसे था? और चौथे वाला है मेरा फेवरेट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लग रही होगी, लेकिन फिर भी एटम स्टेबल था। ऐसा क्यों? और अगर इसी बात की बाल की खाल निकालें तो अर्थ के द्वारा लगाई जाने वाली ग्रेविटी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे लग रही होगी, तो उसका भी तो कोई ना कोई असर पड़ना चाहिए। और अब आएगी इनकी एक्सप्लेनेशन। ग्रेविटी वाले सवाल का जवाब तो मैं दूंगा और बाकी सवालों का जवाब मैं बिल्कुल वैसे ही चिपकाऊंगा जैसे बोहर ने दिया था, या ना भी दिया हो। तो बाहर चक्कर काटता इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर बैठा प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में लगेगी कूलम्ब फोर्स, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स भी लगाते हैं, तो फिर हम यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात क्यों ना करें? आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। किसी गर्म लोहे के टुकड़े को ढालने के लिए अगर सुनार 100 हथौड़े भी मारेगा तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोहार का एक हथौड़ा ही शेप बदलने के लिए काफी होगा। ठीक उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कूलम्ब फोर्स के सामने इतनी छोटी थी कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते थे, क्योंकि अगर हम उसे इंक्लूड भी कर लें तो उसकी वजह से कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं था। और ये रहा उसका प्रूफ। ये है आपका कूलम्ब कांस्टेंट और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू का रेशो, जिसमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी है। तो टेंशन क्यों लेने का यार, नेग्लेक्ट करो इसको। एक इलेक्ट्रॉन को शुरुआत में एटम के बनने के समय चलने के लिए जो जरूरी एनर्जी चाहिए थी या जो फोर्स चाहिए था वो कहां से आया होगा? तो इसका कोई भी जवाब अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि शुरुआत में कोई ना कोई ऐसी फिजिकल कंडीशन जरूर रही होंगी जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए इनिशियल धक्का जरूर दिया होगा। लगातार चलने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से आ रही है? अब
अब जैसा कि नील बोहर ने बताया था, इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल ऑर्बिट में चलते हुए कोई भी एनर्जी की सौदेबाजी नहीं करेगा, यानी अपने स्टेबल ऑर्बिट में चलने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? हाँ, इसका जवाब अभी नहीं मिला है। पर न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन के द्वारा लगाई जा रही अट्रैक्टिव फोर्स या कूलम फोर्स उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, जिसकी वजह से वो लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। और रही बात एटम मॉडल के स्टेबल होने की, तो देखो भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स बदलेगी डायरेक्शन और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उसे बैलेंस में रखेगी, और ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होंगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी शेल से बाहर जाना है तो उसको जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, और अगर वो एनर्जी मिली तो वो कूद के बाहर चला जाएगा। कहां जाएगा? अरे भैया, दूसरे शेल में, और घूम घाम के एनर्जी देकर वापस अपने शेल में आ जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रॉन जंप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखना, बोहर ने यह भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से फिक्स है। फिक्स से मेरा मतलब है कि कुछ अननोन रूल ऐसे हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इससे ज्यादा पास नहीं आ सकता, और उनको जानने के लिए पूरी क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स अभी तो बस शुरू ही हुई है। भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन ने इतना नाक में दम कर रखा है, बस क्या कहें। ये क्वांटम मैकेनिक्स है ही ऐसी, आसानी से दिमाग में घुसती ही नहीं है। एक चीज और बता दूं, ये सारे ख्याली पुलाव थे जो बोहर ने सोचे और हमने मान लिए। हालांकि इसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी दिया, लेकिन हर बात का नहीं। और क्योंकि हमारे पास हर बात का कारण नहीं था, इसीलिए तो क्वांटम मैकेनिक्स इसके पीछे लगी हुई है। अब यहाँ एक जेन्युइन सवाल उठता है, अगर बोहर का मॉडल क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से इतना इनएक्यूरेट था, बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था, तो आज भी हम किताबों में उसे क्यों पढ़ाते हैं? बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान से सुनना। इसको समझाने के लिए मैं कुछ काउंटर क्वेश्चंस दूंगा। हम प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि वो है। हम अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स पर फोर्सेस के असर को समझने के लिए उनके सेंटर ऑफ मास का सहारा लेते हैं, जबकि उनकी एक डेफिनेट शेप भी होती है। हमें और बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट मिलते अगर हम उनकी शेप्स को ही स्टडी करते, लेकिन इससे चीजें हो जाती कॉम्प्लिकेटेड, जो कि किसी नए आदमी को सिखाने में बहुत दिक्कत पैदा करती। विज्ञान इसी तरह से काम करता है, चीजों को बहुत बेसिक स्तर पे समझाने के लिए बेसिक मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनके कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे बनाया जा सके। और एक बार अगर आपको चीजों की समझ आने लग जाए, तो फिर आप टिपिकल चीजों को भी आसानी से समझ सकते हैं। और नील बोहर के द्वारा दिया गया एटम का मॉडल एक सिंपल फॉर्मेशन थी, जो नए स्टूडेंट्स को एटम्स और उसके स्ट्रक्चर को समझने में काफी मदद करता था, और इतना बुरा भी नहीं था। अब रहता है एक लास्ट सवाल, और उसके बाद चलेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। सर्कल में घूमते हुए भी, जिसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहा था? यहाँ आपको एक चीज समझनी होगी। एक्सेलरेशन का मतलब है समय के साथ साथ वेलोसिटी में आया हुआ बदलाव, और वेलोसिटी में बदलाव दो तरीकों से आता है, या तो आप गति को बढ़ाएं या घटाएं, या फिर आप दिशा बदल दें। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, दिशा बदलने की वजह से मोशन का नाम एक्सेलरेटेड मोशन पड़ गया है, लेकिन गति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और ये बात हमें कैसे पता? क्योंकि सर्कल में घूमते हुए लगातार एंगल बदलने की जो रफ्तार है, यानी एंगुलर वेलोसिटी, वो है कांस्टेंट। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूलों को ध्यान से देखोगे, तो मेरी बात बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन के लिए काम करेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के लिए काम करेगा। और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को तभी लूज कर पाएगा अगर उसे एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाए, जो कि उसे नहीं मिल रहा था। तो कट गया सारा कलेश। अब चलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर।